कोरोना वायरस को लेकर जो बहस हमारे देश में चल रही है या जो बातचीत हमारे देश में हो रही है, उसकी एक दिलचस्प तुलना मुझे ऐसा लगता है कि यूरोप में और विश्व के खास तौर से उन देशों में जहाँ पर कि कोरोना का संकट हमारे देश से ज़्यादा व्यापक स्तर पर आया है, उससे उनकी तुलना करना बेहद ज़रूरी है। मैं इस तुलना को थोड़ा-सा और ज़्यादा आसानी से करने की स्थिति में इसलिए भी हूँ कि मैं पिछले 6 महीने से यूरोप में और विशेषकर फ्रांस में हूँ। और जब से कोरोना का संकट आया है, मैं इस बहस को थोड़ा ध्यान से नज़दीक से देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस बहस का एक हिस्सा भी हूँ। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यूरोप में चलने वाली कोरोना वायरस पर होने वाली बहस और भारत पे चलने वाली कोरोना वायरस की जो बहस है, उसके 3 आधार हम बना सकते हैं जिनके आधारों पर ये तुलना हो सकती है। पहला आधार है कि इस बीमारी के प्रति लोगों का रवैया क्या रहा? यूरोप में मानवता के संकट के तौर पर इस बीमारी को देखा गया। ये माना गया कि ये संपूर्ण मानव समाज पर एक संकट है और इसलिए जो भी देश अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताएं लेकर अभी भी आगे आ रहे हैं, तो उनकी आलोचना हो रही है और एक आम धारणा है कि ये मानवीय समस्या है। इसके बरक्स अगर भारत की जो बहस है उसको हम देखें, तो ऐसा लग रहा है कि हम इसको मानवता पर संकट की बजाय भारत के राष्ट्र पर एक संकट के तौर पर देख रहे हैं और केवल वही नहीं, हम इसको राष्ट्र के संकट की बजाय राष्ट्रवाद के संकट के तौर पर देख रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है, तो कहीं न कहीं पर हम उसकी पेचीदगी को, जिसको मानवता के संकट के दृष्टिकोण से देखने से हम समझ सकते थे, उसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? यूरोप की जो आम बहस है, उसके अंदर वैश्वीकरण और व्यवस्था की कमियों को इसका ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि जिस आधुनिकता को हमने ये मान लिया था कि इसके ज़रिए हर एक उपाय है, वो आधुनिकता, वो व्यवस्था कहीं न कहीं पर कारगर नहीं है, हमें दोबारा सोचने की ज़रूरत है। इसकी तुलना में अगर हम भारत में देखें, तो अभी तक हम उस समुदाय विशेष की तलाश में लगे हैं, जिसको कि हम इस बीमारी का ज़िम्मेदार ठहरा सकें और दोबारा से समुदायों को बाँट कर जिस तरह की राजनीति हम करते चले आ रहे हैं, वैसा कर दें। इस वजह से जो बुनियादी सवाल हैं, वो ज़िम्मेदारी से बचते चले जा रहे हैं। अभी भी हम राज्य की ज़िम्मेदारी क्या है, कैसी है, इस विषय पर हम कोई सशक्त राष्ट्रीय बहस करने की स्थिति में नहीं आए हैं। तीसरा जो आधार है इन 2 बहसों की तुलना का, वो है यूरोप में जो बहस है उसमें भविष्य के क्या सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ जो सवाल उठ रहे हैं वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से संबंधित सवाल हैं। यहाँ जो सवाल उठ रहे हैं वो अमीर और गरीबी के सवाल हैं और ये सवाल उठाया जा रहा है कि राजनीतिक वर्ग की औचित्यता क्या है। हमारे यहाँ पर भविष्य का कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा। हम बुनियादी तौर पर ये मानकर चल रहे हैं कि हर एक संकट जो है वो जो राजनीतिक वर्ग होता है, उसके खेलने की चीज़ होती है और हम हमारे जो विश्लेषण हैं, वो कांग्रेस क्या करेगी, बीजेपी क्या करेगी, मोदी भक्ति क्या करेगी, उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। अभी भी हम बुनियादी सवाल नहीं उठा रहे हैं कि जिस वैश्वीकरण को हमने अनक्रिटिकली बिना उसकी आलोचना के स्वीकार कर लिया था, क्या उसके बाद जो आर्थिक विषमताएँ हमारे यहाँ हैं, वो बीमारी में और ज़्यादा नुमायाँ हो गई हैं? क्या उन पर कोई बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ऐसे बुनियादी सवाल हम नहीं उठा रहे हैं। याद रखना चाहिए इसका अर्थ ये नहीं है कि जो कुछ भी यूरोप में होता है, उसको हमें आँखें बंद करके उसका पीछा करना चाहिए। यूरोप हमारा नेता है, हमारी आधुनिकता का नेता है, ये बिल्कुल नहीं है। बल्कि हमें दोबारा से अपने अंदर झाँक कर देखना चाहिए कि जिन बुनियादी सवालों को हमें उठाना चाहिए था, क्या उन बुनियादी सवालों को हम उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं? और अगर हमने इन बुनियादी सवालों को नहीं उठाया, तो एक होता है कि दोष मढ़ने की जो बुरी बीमारी हम सब में है, हम उसमें फँसते चले जाएँगे और एक मानवीय संकट जो है, जो एक बार हमें ये मौका दे रहा है कि हम कुछ बुनियादी सवालों पर बराबरी का सवाल, स्वतंत्रता का सवाल, विज्ञान का सवाल, राज्य व्यवस्था का सवाल, आर्थिक व्यवस्था का सवाल, अगर हमने इन विषयों पर बात नहीं की, तो हम एक बहुत बड़े संकट, ना केवल व्यावहारिक संकट, बल्कि वैचारिक संकट में फँस जाएँगे।